नमस्ते। देखिए, राजनीति में जो आंकड़े होते हैं ना, वो सिर्फ नंबर नहीं होते, वो एक कहानी कहते हैं। तो आज हम गांधीनगर के चुनावी नतीजों की सिर्फ हेडलाइन देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, हम उस कहानी को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे जो उन नतीजों के पीछे छिपी हुई है। आखिर वोटर्स ने जो फैसला लिया, उसकी असल वजह क्या थी? चलिए, इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो देखिए, अपने इस विश्लेषण को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और वहां से एक समाधान की रूपरेखा तक पहुंचेंगे। ये गांधीनगर की सियासत को पूरी तरह समझने का एक सफर है। गांधीनगर को अगर समझना है तो सबसे पहले इसकी दोहरी पहचान को समझना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ रहती हैं और इनके बीच एक सामाजिक और आर्थिक खिंचाव हमेशा बना रहता है। ये नक्शा आपको गांधीनगर की भौगोलिक सीमा तो दिखा देगा, लेकिन इस सीमा के अंदर दो बिल्कुल अलग पहचानें पल रही हैं। एक तरफ देश का एक बड़ा व्यापारिक इंजन है और दूसरी तरफ घनी आबादी वाली बस्तियों का दिल बसता है। और यही वो पॉइंट है जहां से इस इलाके की पूरी राजनीतिक कहानी में एक तनाव पैदा होता है। एक तरफ व्यापारी हैं जिनकी परेशानी जीएसटी और व्यापार से जुड़ी है, और दूसरी तरफ चांद मोहल्ला जैसी बस्तियां हैं जहां के लोगों का रोज का संघर्ष साफ पानी, सफाई और अपने घर की सुरक्षा के लिए है। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। इस तनाव के ठीक नीचे एक बहुत गहरी आर्थिक पीड़ा है, जिसे फैक्ट्री मालिक और मजदूर दोनों महसूस कर रहे हैं। सोचिए जरा, जब मजदूरी 10,000 से घटकर 7,000 हो जाती है और उसी समय महंगाई बढ़ती जाती है, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, ये लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बन जाता है। और यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे असल शिकायत है। तो चलिए, अब जमीन की हकीकत से हटकर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। कहते हैं चुनाव के नतीजे जनता का फैसला होते हैं, तो देखते हैं कि गांधीनगर के वोटर्स ने आखिर क्या फैसला सुनाया है। सबसे पहले और सबसे साफ संकेत, जीत का अंतर 12,748 वोट। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। ये एक साफ और एक निर्णायक नतीजा है जो हमें सीधे सीधे बताता है कि राजनीतिक हवा का रुख किस तरफ था। अब अगर वोट शेयर को देखें तो कहानी और साफ हो जाती है। भाजपा को मिले 53.9% वोट, जो एक मजबूत बहुमत दिखाता है। आम आदमी पार्टी 41.9% पर रही और कांग्रेस सिमटकर सिर्फ 3.3% पर रह गई। लेकिन इन सब के बीच एक और आंकड़ा है जो असल में खतरे की घंटी बजा रहा है, और वो है घटता हुआ मतदान। पिछले 10 सालों में वोटिंग प्रतिशत 66.7% से गिरकर लगभग 61% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो शायद वोटर्स की निराशा या सिस्टम से उनकी बढ़ती दूरी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं। ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? लोगों के वोट देने के तरीके में ये जो बदलाव आया, इसके पीछे की वजह क्या है? जमीन खिसकी तो क्यों खिसकी? यहां जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक का पूरी तरह से बिखर जाना। सोचिए, जो पार्टी 2015 में 14% से ज्यादा वोट रखती थी, वो आज सिर्फ 3% पर खड़ी है। इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत बड़ा वोटर बेस, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, आज एक तरह से बिना किसी पॉलिटिकल होम के है। ये वोट पहले आपकी तरफ गया था, पर वहां भी ये स्थायी रूप से टिक नहीं पाया। और देखिए, यहीं पर एक बुनियादी बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक संवाद का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। बाजार के व्यापारी से लेकर झुग्गी में रहने वाले मजदूर तक, हर एक आवाज को सम्मान और गरिमा के साथ सुनना, यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली नींव है। एक बात साफ है, ये जो बदलाव है, ये रातों रात नहीं हुआ है। आज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस विधानसभा के पिछले 25 साल के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि गांधीनगर किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। ये एक बहुत डायनामिक, यानी बदलता रहने वाला क्षेत्र है। 2013 तक ये कांग्रेस का मजबूत किला था। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर आई और 2020 के बाद से भाजपा ने यहां लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर एक ऐसे शासन की तलाश में हैं जो उनकी सुने और काम करे। तो अब तक हमने समस्या क्या है इसका निदान किया। अब सवाल यह है कि समाधान क्या हो सकता है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो गांधीनगर के वोटर से दोबारा जुड़ना चाहती है, उसके लिए एक व्यवस्थित, एक प्रैक्टिकल रणनीति क्या हो सकती है?
यहाँ एक 4 स्तंभों वाली रणनीति है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, संगठन, मतलब बूथ लेवल पर लोगों से सीधा संपर्क बनाना। दूसरा है नैरेटिव, यानी बड़ी बड़ी बातों के बजाय स्थानीय सुलझाए जा सकने वाले मुद्दों पर फोकस करना। तीसरा, चुनावी रणनीति, यानी स्विंग बूथों पर खास मेहनत करना। और चौथा, संसाधन, मतलब अपने समय और अपनी ऊर्जा का सही जगह पर निवेश करना। नैरेटिव का एक अच्छा उदाहरण ये नारा है, रोड्स बनेगा आपका वादा। ये कोई हवाई या बड़ी बात नहीं है, ये एक ठोस जमीनी वादा है जो लोगों की असली परेशानी से जुड़ा है। इस तरह की सीधी और सच्ची बातें ही भरोसा पैदा करती हैं। और हाँ, जब कोई नेता लोगों की समस्याओं को समझने का काम करता है तो उसके साथ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, लोगों की गरिमा की और उनके डेटा की रक्षा करना। भारत के कानून के तहत गोपनीयता और सहमति, यानी प्राइवेसी और कंसेंट के सिद्धांतों का पालन करना एक अच्छे और जिम्मेदार शासन की बुनियाद है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। देखिए, दिन के अंत में हर नेता के सामने एक सीधा सा विकल्प होता है, या तो वो विभाजन की राजनीति करे या फिर वो डिलीवरी की राजनीति करे, मतलब काम करके दिखाने की राजनीति। और निष्कर्ष यही है कि असली शासन में कोई ग्लैमर नहीं होता। असली शासन का मतलब है बंद नालियों को साफ करना, सही मजदूरी दिलवाना और घरों को सुरक्षित रखना। ये वो धीमा और धैर्य वाला काम है जो लंबे समय तक टिकने वाला भरोसा बनाता है। यही लोगों की परेशानी का असली और टिकाऊ समाधान है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।